नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। जनसेवक समाचार के खास कार्यक्रम जनसेवक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जनसेवक समाचार के एडिटर एंड चीफ निर्मल सिरोहिया जी। सर, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप पत्रकारिता के एक लंबे अनुभव के साथ देश में 3 दशक की राजनीति के भी साक्षी रहे हैं। इस समय आप राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? देखिए भैया, राजनीति की बात की जाए तो 3 दशक की बात करें तो 90 से लेकर 2020 तक, लेकिन मैं थोड़ा पीछे और चलना चाहूँगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पूर्व प्रधानमंत्री देश की थी, कांग्रेस की नेता थी और उन्हें घर में मार दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका वो व्यवहार बेहद सौम्य था, उनके उदार छवि, उनका काम करने का लचीला तरीका, तो उन्होंने राजनीति को एक नए दिशा देने की कोशिश की। हालांकि जब वो इस प्रयास में उनसे कुछ गलतियां हुई, बहुत चाहे वो श्रीलंका में शांति सेना भेजने वाला काम हो या फिर शाहबानो प्रकरण हो या अयोध्या का मामला। शाहबानो प्रकरण और अयोध्या के प्रकरण, इन 2 प्रकरणों के बाद देश की राजनीति की दिशा बदल गई। खासकर अयोध्या के मामले में, अयोध्या की जो राम मंदिर भूमि का मामला था, वहाँ पर जो कार सेवा का मामला था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करने का मुख्य आधार बना लिया। और इसे परवान तब चढ़ा जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से एक रथ यात्रा लेकर निकले और अयोध्या तक पहुँचे भी। इस पूरी राजनीति में बस 90 के दशक जो था, जो बदलाव आना शुरू हुआ, तो यहाँ से एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, बहुत से छोटे, बहुत से क्षेत्रीय दलों को भी राजनीतिक विस्तार करने का मौका मिला। उनकी छवि राज्यों से निकलकर देश तक पहुँचने लगी, फिर वो साउथ के कोई नेता हों या फिर यूपी या बिहार के कोई नेता। इन सभी को एक मौका मिला कि वे राजनीति के एक नए दौर को छुएं। और इन 3 दशकों की राजनीति में बदलाव की आप बात कर रही हैं, तो बदलाव ये आया कि 90 से लेकर 2000 तक और 2000 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदला, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं उभरी। उसके बाद फिर कांग्रेस को एक बार फिर मौका दिया, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया और सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की लीडर थी, उन्हें बाकायदा प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी था। लेकिन अंततः जब कुछ विरोध हुआ, सुषमा स्वराज, उमा भारती जैसी नेत्रियों ने उनका खुलकर विरोध किया। उसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे लिया और मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उन्होंने राजनीति की दिशा बदली, कामकाज का तरीका बदला, लेकिन वह इतना प्रभावित नहीं कर पाया जनता को कि वह लंबे समय तक याद रखा जा सके। उनके दौर में बहुत से बदलाव हुए जो आज भी देखे जा सकते हैं। उसका फ़ायदा नुकसान, उसका आकलन अर्थशास्त्री करें। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद राजनीति में जब लगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब धर्म आधारित राजनीति को और विस्तार देने की आवश्यकता है या एक ऐसी छवि के नेता को उभारने की आवश्यकता है जो इस राजनीति की दिशा ही बदल दे, तब उन्होंने 2014 के पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवसर दिया। हालांकि उनकी ही पार्टी में इसका विरोध भी हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसी, यशवंत सिन्हा, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया। लेकिन इस विरोध को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को न सिर्फ प्रमोट किया गया, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। और न यह राजनीति को, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलाव देने, हिंदुस्तान की राजनीति को नई दिशा देने का एक ऐसा मौका था, ऐसा अवसर था, जब पूरी तरह राजनीति की दिशा ही बदल गई। नरेंद्र मोदी की आक्रामक शैली को न सिर्फ जनता ने स्वीकार किया, बल्कि उन्हें बहुमत देकर सत्ता के शीर्ष स्तर पर पहुंचाया भी, और नरेंद्र मोदी उस स्थल तक पहुंचे। तो ये राजनीति 2014 में जो शुरू हुई, उसे आज तक 2020 तक नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से अब इस जो उन्होंने लकीर खींच दी, जो उन्होंने राजनीति की दिशा और दशा तय कर दी है, वहां से किसी भी दल के लिए लौटना बहुत ही मुश्किल है। वर्तमान राजनीति में सारा ट्रेंड ही बदल गया है, राजनीति करने वालों का और प्रचार का भी। और यह तो कोरोना संक्रमण काल है, तो इस चुनाव में कौन सा प्रभावी तरीका रहेगा? देखिए भैया, राजनीति की बात करें तो एक समय था जब राजनीतिक दलों को सभाएं लेना पड़ती थी, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, घर घर जाकर जनसंपर्क करना होता था। वह तरीका आज भी कायम है, लेकिन जो तरीका बदला है वो है मीडिया का। 1990 के बाद कई राजनीति में बड़े नेता ऐसे उभरे, खासकर अरुण जेटली, डॉक्टर अमर सिंह, ये सब नेता ऐसे थे जिन्होंने मीडिया मैनेजमेंट की शुरुआत की। मीडिया को अपने पक्ष में, मीडिया को अपने साथ लेकर कैसे राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया जाए, ये इसके मैनेजमेंट करने वाले नेता थे। इसमें प्रमोद महाजन का भी एक नाम है।
इन सभी नेताओं ने मीडिया को अपने तरीके से ढालना शुरू किया। मीडिया मैनेजमेंट के बाद जब ये शुरुआत हुई तो 90 के दशक से लेकर 2000 के बाद जो शुरुआत हुई तो 2000 से लेकर 2015 तक मीडिया मैनेजमेंट हावी रहा और नरेंद्र मोदी के आते आते यह मीडिया मैनेजमेंट सोशल मीडिया में तब्दील हो गया। हालांकि सोशल मीडिया एक बहुत प्रभावी माध्यम है आज के समय में, और आज पूरा चुनाव देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ही लड़ा जा रहा है। और ख़ासकर जो कोरोना काल, इस वक्त जो पूरे दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का काल है, इस दौर में तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा नफ़े नुकसान भी हैं। नुकसान देखा जाए तो इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर आधे अधूरे ज्ञान के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इसको दिग्भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन राजनेताओं के पास इस वक्त मजबूरी है कि उनके पास एकमात्र यह प्लेटफॉर्म इस वक्त है कोरोना काल में, जब वो अपनी बात रख सकें। हालांकि बिहार में देखिए या मध्य प्रदेश के उपचुनाव में देखिए चुनावी सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी माना जाए तो उसमें अपेक्षित जनसंख्या जो बुलाई जा सकती है, जितने लोगों को भीड़ इकट्ठी की जा सकती है वो नहीं की जा सकती है। तो ट्रेंड तो बदला है, लेकिन ये जनता पर कितना असर डालेगा यह आपको 10 नवंबर को ही पता चल सकेगा। हाल ही में आप पटना से लौटे हैं और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल का भी दौरा किया है। हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जो कि राज्य की सरकार के लिए है। वहाँ क्या स्थिति है और क्या मुद्दे हावी रहेंगे? जब बिहार चुनाव की बात की जाए तो वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल ही अलग है। जैसे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, यहाँ पर जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं। यहाँ पर पार्टियों दल का चुनाव चिन्ह बाद में देखा जाता है, यहाँ व्यक्ति और उसकी जाति को महत्व दिया जाता है। आज से 15 साल पहले तक वहाँ पर लालू यादव ने 15 साल सरकार चलाई, उस सरकार का कार्यकाल और 15 साल से नीतीश कुमार का कार्यकाल, इन दो कार्यकालों के तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मतदाताओं के समक्ष दोनों ही दल जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं हम, 4 साल 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, तो तब राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति के एकीकरण, लोगों के एक दूसरे से मोल भाव एक अलग तरह के थे। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, ये दल तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन हालात बदले, बीच में नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वे सत्ता में वापस उन्होंने कुर्सी संभाली और वे मुख्यमंत्री बने। आज भी उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा प्रश्रय पाकर उन्होंने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो चुनावी सीटें कम ज़्यादा कितनी भी आएँ। लेकिन इन सब का परिणाम ये हुआ है कि नीतीश कुमार को नेतृत्व देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी और राजद या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से कुछ लोग छूट भी गए। खासकर एक ऐसा दल जो लोक जनशक्ति पार्टी थी रामविलास पासवान की, उनके बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया, वे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एक और एक छोटा दल था जिसने एक अलग गठबंधन बना लिया है, और कांग्रेस और तेजस्वी यादव राजद के रूप में वो एक अलग गठबंधन के कम्युनिस्टों के साथ मिलकर एक राजनीति वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब चुनाव में बिहार में मुद्दा नहीं है कोई। बिहार में सुशासन की बात की जा रही है या फिर पुराने, आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि 15 साल बाद, 15 साल आपने शासन कर लिया, उसके बाद अपनी उपलब्धियां बताने के बाद आज भी आप लालू यादव के कार्यकाल को क्यों गिलवाना चाहते हैं? अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार में गए, वहाँ पर उन्होंने यही बातें की, क्या जंगल राज को याद कीजिए। क्यों आप वो कार्यकाल याद दिला रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब वो खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या अगले पिछले 8-9 सालों का उनके पास, 8 सालों का, 6 सालों का उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है? क्या नीतीश कुमार ने 15 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसे गिनाया जा सके, जिसके दम पर वोट हासिल किए जा सके? तो कुल मिलाकर वहाँ पर राजनीति जो की जा रही है वह कुछ अलग तरह की है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जब मतदान हो रहा था उसी समय, उसके एक दिन पहले की बात है, मुंगेर में जो घटनाक्रम हुआ, नवरात्रि विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव, आगजनी, गोलीकांड, उसमें एक व्यक्ति की, युवक की मौत के बाद जो कुछ बदलाव हुआ, 2 दिन से वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। यह सब राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास है। तो बिहार में अपराधों पर अंकुश लगे, बिहार में रोजगार पैदा हो, बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदले, इसके लिए कोई सामूहिक प्रयास करने को तैयार नहीं है। इस वक्त सबकी इच्छा है मैं अपने दल की कितनी सीटें जीत सकूं, मैं किसके साथ चुनाव के बाद समझौते कर सकूं, मैं किसके साथ मिलकर सत्ता हासिल कर सकूं। तो बिहार का पूरा आकलन अगर करना होगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन देखना फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल है,
कोरोना काल ने जो प्रभावित किया है राजनीति को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को। कारण यह है कि सत्ता उनकी थी, केंद्र में सरकार उनकी थी और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। जो पिछले 6 महीने में मार्च के बाद से अब तक हुआ है, लोगों ने देखा किस तरह लोग परेशान हुए, लोगों को किस तरह पैदल घर लौटना पड़ा, लोगों को रोजगार छूटा, लोगों व्यापारियों के साथ धंधा छूटा, नौकरी प्राइवेट सेक्टर से खत्म हुई। ये सब चीज़ें ये युवाओं को खासकर बहुत नुकसान पहुंचाया। आज का जो युवा है, आप मान के चलिए कि 15 साल पहले यहाँ कौन राज कर रहा था बिहार में, उसका कैसा राज था, उसका जंगल राज था नहीं था, आज के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के युवाओं को अपने रोजगार से मतलब है, अपने पढ़ाई से मतलब है और अपने काम धंधे से मतलब है। उसे नहीं मालूम हो तो अगर उसे आप 15 साल पुराना याद दिलाना जाएंगे तो वो नहीं कहे। ये पीढ़ियों का अंतर है और चुनाव में युवा निर्णायक है। तो बिहार का जो भी परिणाम आएगा, मान के चलिए बेहद रोचक होगा। अभी कह पाना मुश्किल है लेकिन बेहद रोचक होगा। बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत हासिल कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना पाती है तो निश्चित यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। वैसे तो ये उपचुनाव मध्य प्रदेश में राजनीति की दशा और दिशा तय करने के साथ राज्य का भविष्य भी तय करेगा। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, पीछे मुड़कर अगर देखें तो क्या कारण रहे हैं कांग्रेस सरकार के पतन के? देखिए पूजा, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बेहद रोमांचक चुनाव है। मतलब इसको रोमांचक इसलिए कह रहा हूँ कि रोमांचक भी है, रोचक भी है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव मुझे जो मेरा अनुमान है, मैं जो आकलन कर रहा हूँ, वह कांग्रेस लड़ रही है सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने येन केन प्रकार सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नुमाइंदे मैदान में नहीं उतार पाई। यहाँ पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सब कांग्रेसी हैं। 22 सीटों पर, कम से कम 22 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। वो लोग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बाहर आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ये अलग बात है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब 15-17 साल बाद चुनाव हुए और 15-17 साल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब कांग्रेस मैदान में आई, यहाँ कांग्रेस पूरी बिखरी हुई थी। केंद्र से सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व ने यहाँ पर कमलनाथ पर विश्वास जताया, उन्हें प्रदेश की राजनीति में दखल देने को कहा। वे यहाँ आए भी, लेकिन यहाँ पर का परिदृश्य आपको पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, दिग्विजय सिंह का गुट, कमलनाथ जी का गुट और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह का गुट, सुरेश पचौरी जैसे नेता भी हैं, मोतीलाल बोरा जैसे लोगों के भी समर्थक यहाँ पर हैं, कई गुट हैं। तो गुटों में बटी कांग्रेस यहाँ पर एकजुट होने के प्रयास में दिखाई दी, तो आखिरी में 3 नेता बचे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, वे राहुल गांधी के बेहद करीबी, कि उनके किचन कैबिनेट के लोग कहे जाते हैं। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगा और लोगों ने देखा भी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ उन सब पर हावी होते गए। दिग्विजय सिंह पूरे चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे की राजनीति खेलते रहे और चुनाव परिणाम आए तो वो कांग्रेस की अपेक्षा से अधिक थे। कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। यदि कांग्रेस को थोड़ा भी गुमान होता, थोड़ा भी भरोसा होता कि वे सत्ता में आ सकते हैं, तो कांग्रेस को जो 5-7 सीटों की गैप और जो दूसरे लोगों का समर्थन हासिल करना पड़ा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती और कांग्रेस 125 से ज़्यादा सीट आसानी से जीत सकती थी। लेकिन कांग्रेस उस वक्त खुद पर विश्वास नहीं कर पाई, ये गलती हुई। इसके बाद जो उस समय चुनाव के दौरान लग रहा था, जहाँ तक लोगों की अपेक्षा थी कि एक युवा चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कमलनाथ को आगे किया गया। कई प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, कई चेहरे इकट्ठे किए गए, सबके समर्थकों को तवज्जो भी दी गई। चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद जो था उसको लेकर संगठन में भी कोशिश हुई। सिंधिया ने चाहा कि उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि सत्ता का संबंध, सत्ता और संगठन का, इन 2 चीज़ों का समन्वय बना रहे। वह नहीं बन पाया, कमलनाथ वहाँ भी हावी रहे। धीरे धीरे कमलनाथ का जो एक उद्योगपति वाला रुतबा है, जो एक व्यापारी वाली बात करते हैं, वो उन्होंने पार्टी में अपने मंत्रियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम वो हुआ कि रुष्ट होते होते आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ दिया। कांग्रेस का साथ छोड़ना ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, और रातों रात सत्ता का परिवर्तन हो गया। हालांकि 20 दिन का ड्रामा चला, बेंगलोर से लेकर इंदौर तक, भोपाल तक, राजस्थान तक, हरियाणा तक, लेकिन इन सब पूरे राजनीति के बीच अंततः कांग्रेस को सत्ता खोनी पड़ी और इसका खामियाजा कांग्रेस ने जो भोगा था
अब कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उससे उभरे, लेकिन यह अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या यह चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया है या कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। बहुत चाहे जितने दावे करें आप, क्या वजह है कि सिंधिया गली गली घूम रहे हैं, सिंधिया को घूमना पड़ रहा है। उनके 22 समर्थक हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस ने उन्हें एक तमगा दे दिया है, गद्दार शब्द आप सुन रहे हैं। गद्दार का तमगा देकर कांग्रेस इस चुनाव में उनके खिलाफ अपने उम्मीदवारों को लेकर उतरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन लोगों को जिताकर लाना, तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। आप देखिए कई जगह पर कांग्रेस ने अन्य दलों से भी लोगों को लिया, तो वहाँ भी कई जगह तो त्रिकोणीय मुकाबले में भी कांग्रेस है। बुंदेलखंड के आप चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग में जाइए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है। जो यूपी का बॉर्डर है या राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी या ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबले में देखेंगे तो वहाँ पर भी कांग्रेस के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चुनाव है। कमलनाथ की प्रतिष्ठा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा, यह तो एक चुनाव का मुद्दा है ही। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि आखिर कौन बाजी मारता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चुनाव को जीता कर ले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा बन जाएगा। हालांकि जो उनकी अपेक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उनकी मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है। वो केंद्र में राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका भी दे दिया। राज्यसभा से उन्हें जिताकर वो ले गए हैं और संभव है कि चुनाव के बाद तत्काल उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस पूरी राजनीति में जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस का ही सर्वाधिक हुआ है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद किसको क्या हासिल होता है। दशकों से इस देश में सड़क, बिजली, पानी यानी मूलभूत सुविधाएं ही चुनावी मुद्दा रही हैं। इस पर चुनाव लड़े भी गए हैं और जीते भी गए हैं, लेकिन अभी परिदृश्य बदला है। अभी राजनीति को लेकर मर्यादाएं भी ताक पर रखी गई हैं। अभी उपचुनाव को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पूजा, आप सही कह रहे हैं कि पिछले जो चुनाव होते रहे अब तक, वो सड़क, बिजली, पानी, मतलब मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग लड़ते रहे थे। लोग मैदान में उतरते थे, जनता उनके सामने चीखती चिल्लाती थी, वे आश्वस्त करते थे और एक बार फिर उन्हें उसी परिदृश्य में छोड़ के 5 साल की राजनीति उनकी आराम से कट जाती थी। 5 साल बाद जाते या तो चेहरे बदल जाते या नेता बदल जाते या फिर उस व्यक्ति अपना जनप्रतिनिधि आदमी बदल देते थे, लेकिन मुद्दों का हल नहीं निकलता था। कुछ परिदृश्य पिछले 10-15 सालों में टेक्नोलॉजी ने बदला है। जिस तरह की सूचना क्रांति आई है, संचार क्रांति आई है, इन सब ने टेक्नोलॉजी को बदला और लोगों तक चीज़ें पहुंचने लगी। जो एक ऊपर से नीचे तक काम का तरीका था, सरकार के कामकाज का तरीका था, प्रशासन के कामकाज का तरीका था, वो बदला और आज देश तरक्की कर रहा है। छोटे छोटे काम, सड़क, बिजली, पानी, इनसे उभर गया है। और कई ऐसी योजनाएं केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने के बाद बनी। मनमोहन सिंह ने भी उन्हें गति दी और नरेंद्र मोदी ने उन्हें विस्तारित किया, उन्हें बहुत जन जन तक पहुंचा दिया। गांव तक पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम दे सकते हैं। तो मुद्दे बदल गए, मुद्दे अब कहा जाए कि रहे नहीं हैं। अब वो मुद्दे नहीं रहे कि अब चुनाव किन मुद्दों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दे चले गए हैं, तो अब आपको क्या करना है? तो बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर जनता पर पड़े ऐसा लगता नहीं है। और क्योंकि हमारे देश की अधिकांश आबादी आज भी गाँव में निवास करती है और वहीं का मतदाता निर्णायक भी होता है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनको देखा जाए तो वो सब ऐसे इलाके हैं। इंदौर के आसपास आप जितने चुनाव मालवा अंचल में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र है। बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ पर अभी औद्योगिक या इस तरह की कोई बातें आप ना सुन पाएंगे, ना बुंदेलखंड में इस तरह की बातें सुन पाएंगे। तो वो मुद्दे नहीं हैं। तब ऐसे में नेताओं के पास क्या बचता है? तो फिर वह जुबानी जंग जारी हो जाती है। एक सोशल मीडिया इसका प्लेटफॉर्म बनता है और जुबानी जंग धीरे धीरे चालू हो जाती है। आपने देखा इस चुनाव में किस कदर जुबानी बयानबाजी की गई है। सज्जन सिंह वर्मा हो, कमलनाथ हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय, कोई भी नेता ने अपने पद की मर्यादाओं को ध्यान नहीं रखा और उन्होंने जो कुछ भी बोला वो अमर्यादित था, यह कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव है, राजनीति में यह सब उनके लेवल पर जायज़ कहा जा सकता है, लेकिन जनता पर इस पर कितना असर होगा आप मान सकते हैं कि उस समय आपने कोई बात बोली और जनता ने खूब तालियां बटारी, तो आपको वहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त आपके सामने खड़ी भीड़ आपके नेता
आपके कार्यकर्ताओं के साथ जुटाई गई भीड़ है, ना कि वो आम जनता है। इसलिए वो तालियां आपको उत्साहवर्धन कर सकती है, लेकिन उसके अलावा उन 1000, 2000, 5000 लोगों की भीड़ के अलावा जो लाख मतदाता आपके हैं, जो बाकी मतदाता हैं, उन पर आपका क्या असर पड़ता है, इसका आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्द किसी को कितना आहत कर सकते हैं, आपके ये बोले गए वचन, आपके द्वारा बोली गई भाषा किसी को कितना प्रभावित कर सकती है। और निश्चित मानिए इस चुनाव में इन सब बातों का भी परिणामों पर असर निश्चित पड़ेगा और यह आपको 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। आप इतने लंबे समय से प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, ऐसे में किसी दल से थोकबंद नेताओं का आना और किसी दूसरी पार्टी के स्थापित नेताओं की जगह को कैप्चर कर लेना कितना उचित मानते हैं? इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मुझे अगर मेरी राय व्यक्तिगत जानी जाए तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दल बदल को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरा तो कहना है पड़ता है कि क्यों एक भी जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने एक चुनाव चिन्ह पर एक दल के लिए चुना है, वो कैसे अपना दल बदल सकता है? आखिर जनता के उस वोट की वैल्यू क्या है? क्यों लोकतंत्र में, क्यों संविधान में, क्यों कानून के पन्नों में उस मतदाता को संरक्षण नहीं मिला हुआ है कि उसका चुना गया प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना, क्योंकि चुना जनता ने, जनता आपकी माई बाप है। जनता, अभी आप जाइए, आप चुनावी सभा में जाइए, आपको हर नेता यही कहता मिलेगा कि जनता हमारी माई बाप है। लेकिन उस जनता के को आपने माई बाप पूछा उस जनता से? किसी दल से आपने एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते समय आप, मुझे समझ में नहीं आता कि आप चुनाव जिसके खिलाफ लड़े हो, आप जिसका विरोध कर राजनीति कर रहे हो, आपने पूरी ज़िंदगी जिसका विरोध कर अपनी राजनीति की, उसके साथ आप कैसे जाकर खड़े हो सकते हो? और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको सत्ता में जाना है, आपको मंत्री बनना है, आपको कोई और लाभ का पद प्राप्त करना है। तो ये जो महत्वाकांक्षा है राजनीतिक, यह बहुत ही विकृत होती जा रही है। इस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज किसका इस पर असर पड़ा है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखिए गोवा की राजनीति, कर्नाटक की राजनीति, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, तो यह सब राजनीति में जो कुछ परिदृश्य बदल रहा है, यानी आप जीते कहीं से भी, आपको वोट कोई जनता किस लिए देती है? सत्ता परिवर्तन के लिए आपको वोट प्राप्त हुआ, लेकिन आपने जाकर फिर वापस उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी जिनका विरोध जनता करती आ रही थी या जिसे जनता ने नकार दिया था। तो आखिर राजनीति को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि यह केन प्रकार आपको सत्ता हर हाल में हासिल करना है। अब आपका जो महत्वपूर्ण जवाब था कि इस राजनीति का दलों पर क्या असर पड़ा है। देखिए, छोड़ के आने वाले दलों से लेकर जिस दल में वो लोग शामिल हुए वहाँ तक असर पड़ता है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात इस वक्त करना चाहूँगा। एक साथ 22 विधायकों का दल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना, आप मान के चलिए, ठीक है, उन 22 लोगों में से आपने बिना चुने गए उन लोगों को मंत्री पद भी दे दिया, आज उनको आपने चुनाव भी लड़वा दिया, परिणाम जो आएंगे वो देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आपने अपने ही दल के 22 से 25 ऐसे नेताओं को जिन्होंने संघर्ष किया, लंबे समय से संघर्ष कर वो उनके खिलाफ लड़ते रहे, आज वो उनके झंडा उठाकर चल रहे हैं उनके पीछे और अपील कर रहे हैं कि आप इन्हें वोट दीजिए। क्यों? और फिर ना सिर्फ वो नेता, वो पहली पंक्ति का भारतीय जनता पार्टी का नेता, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, एक क्रम होता है राजनीति में। कार्यकर्ता से नेता बनने तक और जनप्रतिनिधि चुने जाने तक एक क्रम होता है। उस क्रम को आपने तोड़ दिया है। आपने एक पैराशूट उम्मीदवार वहाँ पर खड़े कर दिए और जनता को मजबूर कर दिया है कि आप हमारे पक्ष में खड़े होइए क्योंकि हम सत्ता में हैं। यह बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई एक उम्मीदवार अगर मान लीजिए होता है, कोई एक नेता जिस पर कोई आरोप लगे हों या जिसने कोई त्रुटि की हो या जो अपनी पार्टी से किसी वजह से संतुष्ट नहीं, वो अगर किसी वजह से छोड़कर किसी और दल में जाता है या किसी और का समर्थन करता है, या कोई निर्दलीय विधायक भी हैं यहाँ पर, या छोटे दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके एक एक दो विधायक हैं, उन्होंने मजबूरी में सत्ता में जो थे उनको समर्थन दिया, तो वहाँ पर वो थोड़े जायज़ इसलिए लग सकते हैं कि ठीक है साहब, मैं अकेला विधायक हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे क्षेत्र में मुझे विकास कार्य कराना है, तो मैं कम से कम सरकार के साथ खड़ा होकर अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकूं, ताकि जनता के जो मैं वादे करके आया हूं, जो उनकी थोड़ी बहुत समस्याओं को मैं निपटारा कर सकता हूं, उनकी सड़क की, बिजली की, पानी की, या उनको और कोई जो जनता उनसे उम्मीद लगाकर उन्हें चुना था तो वो उन्हें हासिल करा सके, तो उनके समर्थन को तो आप जायज़ मान सकते हैं। लेकिन आप एक दल के साथ पूरे के पूरे समूह के रूप में आएँ और दूसरी पार्टी के समूह को ख़त्म कर दें। मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने गलतियां बहुत की है सालों तक, यही गलतियां भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है।
ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह सत्ता को हासिल करना निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आने समय में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और परिणाम की बात करें तो 10 नवंबर को आप देखिएगा, इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले आएंगे। अंत में अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदाताओं का क्या फैसला होगा, या आपकी राय में उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए? मुझे बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि आज के 2 दिन बाद जब 3 तारीख को मतदान का आखिरी चरण होगा बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सारे मतदाता वोटिंग टेबल के पास जाएंगे या वोटिंग मशीन के पास जाएंगे, तब उनके मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन ये तय है कि बिहार का जो चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सब अपने अपने स्तर पर चुनावी बेहतरनी पार करने में या कराने में लगे हुए हैं। यह जनता पर कितना असर डालेगा, यह बिहार का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। वहाँ बिल्कुल मानिए आप कि वहाँ पर एक एक विधायक जनता की सहमति से, जनता की इच्छा से चुना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जातिगत समीकरण 100% वहाँ पर मान के चलिए कि जातिगत जब समीकरण होते हैं उसके बाद दूसरे मुद्दे, पहला तो है जातिगत ही, वो वहाँ देखा जाता है कि आपकी जाति, आपके समाज या आपकी जाति का हित करने वाले लोग कौन से हैं, उन्हें पहले मतदाता उसको देखता है। दूसरी फिर उसके बाद में उसकी आर्थिक व्यवस्था या उसकी बेरोजगारी या पढ़ाई लिखाई, ये दूसरे मुद्दे हैं। तो वहाँ का जो चुनाव परिणाम होगा सब इस पर केंद्रित होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में दल बदल ये जो हुआ है, इसको जनता ने, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस, आप देखिए कांग्रेस यहाँ पर आक्रामक है। पूरे चुनाव में कमलनाथ ने जी जान लगा दी है। कमलनाथ जानते हैं कि जनता की सहमति बिल्कुल नहीं है इस पूरे दल बदल में, क्योंकि 22 सीट कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देखिए 2 दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दमोह के एक विधायक को अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि उन्होंने वो समीकरण गड़बड़ा दिया है। यदि कांग्रेस यहाँ पर 100% सीटें हासिल कर भी लेती है तो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भ्रम जरूर टूटेगा। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत ही रोचक हो गई है। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और मतदाता तक बात सीमित नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उन सेकंड लाइन के नेता, जो प्रथम पंक्ति के नेता थे, जो हारे हुए थे 15 महीने पहले, उन सब के लिए भी बहुत, उनका भी करियर दांव पे लगा हुआ है। आज यदि यहाँ पर कांग्रेस के 22 चुने हुए विधायक जो उनको हरा कर गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाते हैं, तो मान के चलिए वो स्थापित होने में उन्हें कोई देर नहीं लगेगी। 3.5 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, वे बहुत कुछ वहाँ कर सकेंगे। सरकार होगी, सत्ता होगी, तो वहाँ पर वो काम भी करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ भी इकट्ठा कर लेंगे। तो यह चुनाव जनता के लिए निर्णायक है, जनता तय करेगी। और मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में जनता का समर्थन मिलेगा। धन्यवाद निर्मल जी। ये थे जनसेवक समाचार के एडिटर एंड चीफ निर्मल सिरोहिया जी। आपने बड़ी ही साफगोई के साथ चुनावी परिदृश्य पर अपनी बात रखी है। जनसेवक में राजनीति पर चर्चा का यह दौर आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।